बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि प्लाट ख़रीदते वक्त या मकान ख़रीदते वक्त कौन सी एहतियाती तदाबीर आपने करनी है। बंदा ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस मैंने देखी है, बंदा 40-50 साल की उम्र में जाके अपने बच्चों के लिए कुछ छोटा बड़ा प्लाट लेता है या कुछ छोटा बड़ा घर लेता है या अमूमन रिटायरमेंट पे पेंशन पे लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बड़ा ज़रूरी समझा कि आपको कानूनी पहलू जो है ना, इसके हिफाजती तदाबीर जो हैं वो आपको बता दूं, ताकि आपको प्लाट या घर ख़रीदते हुए या बेचते हुए बाद में अदालतों के चक्कर ना पड़े। टॉपिक की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अमास लॉ टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में एक दफ़ा प्लाट लेना होता है या घर लेना होता है, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, सारी ज़िंदगी मेहनत करते करते तो बच्चों की छत लेते हैं, तो उसमें भी फ्रॉड धोखा हो जाए या अदालतों के चक्कर पड़ जाए तो बाकी की ज़िंदगी भी ख्वार हो जाती है। इससे हमने बचना है, ख़ुद भी बचना है, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, चाहने वालों को, मेहरबानों को भी बचाना है। तो वो किस तरह बचाना है। अब प्लाट एक हम ख़रीदने जा रहे हैं और आगे से पता चलता है कि जी ये बच्चा है, इसकी एज जो है कम है, नाबालिग है, और वो बेचने वाला जो उसके साथ होता है ना, वो कहता है जी मार्केट में इसकी जो प्राइस है 6 लाख रुपए मरला है, लेकिन हम चूँकि आपको 4 लाख रुपए मरला दे देते हैं। तो हम खुश हो जाते हैं कि जी 2 लाख रुपए बच रहे हैं, इतना फ़ायदा हो रहा है, तो यही प्लाट ले लिया जाए। हालांकि वो गैर कानूनी होता है। वो प्लाट जो आप ख़रीद रहे होते हैं, जिसकी मलकियत एक अंडर एज टेंडर एज बच्चे की होती है, वो आप ख़रीदेंगे तो कल को वही प्लाट फिर चैलेंज हो जाता है। अगर आपने ख़रीदना है वो प्लाट, तो उसका कानूनी तरीक़ाकार ये है कि उस बच्चे का गार्डियन सर्टिफिकेट गार्डियन कोर्ट से बनेगा और वहाँ मेंशन किया जाएगा कि ये इसका गार्डियन है और ये इसकी वेलफेयर के लिए वो प्लाट बेच रहा है। तो वो सर्टिफिकेट अगर है तो आप ज़रूर ख़रीदें। अगर गार्डियन कोर्ट से गार्डियन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कभी भी प्लाट ना ख़रीदें, और ये आपके लिए वो प्रॉपर्टी जो है ना, फ़ायदेमंद होने के बजाय नुकसानदेह है। उसके बाद आपने जिससे भी ख़रीदना है वो बड़ी एहतियात के साथ ख़रीदना है। सबसे पहले उस बंदे का स्टेटस चेक करना कि आया वो बंदा जेन्युइन मालिक है, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स उसके नाम पे हैं, रजिस्ट्री है या फ़र्द मलकियत है उसके पास है, और आप उसके प्लाट के एवज़ उससे फ़ोटोकॉपी लें, उसका रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री का रिकॉर्ड चेक कर लें, फ़र्द मलकियत पटवार खाने से चेक कर लें, और उसका एक सर्टिफिकेट बनता है वो मुतलका ऑफिस से बनवा लें। उसके बाद आप ये भी देख लें कि वो आया बंदा जो है कोई फ्रॉडिया तो नहीं है, कारोबारी ऐसा बंदा तो नहीं है कि एक ही प्लाट के बस 4 बंदों को तो उसने नहीं धोखा दिया हुआ, या टोकन मनी लेके एडवांस पेमेंट लेके हर किसी के साथ वो एग्रीमेंट करता जाए और कल को आप सब एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हों। ये चीज़ें भी देख लें। उसके बाद ये भी देख लें जो प्लाट या घर आप ख़रीद ले रहे हैं, मालिक के साथ डायरेक्ट मीटिंग ज़रूर करें। आजकल जो दौर है वो प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं बिटवीन में होते हैं, वही डील कराते हैं, और अमूमन लोगों के साथ धोखा और फ्रॉड हो रहा है। वजह यह है कि प्रॉपर्टी डीलर्स ने ओनर के साथ मिनिमम और मामूली सी रकम के एवज़ लेटर पैड पे या एक छोटे से स्टाम्प पे तहरीर की होती है, और वो टोकन मनी पे ना आगे आपसे डील कर रहा होता है। बाद में वो पेमेंट मैनेज नहीं होती, फिर आप ज़लील व ख्वार हो जाते हैं और आपकी अच्छी खासी ज़िंदगी की कमाई जमा पूंजी जो है ना वो फंस जाती है। टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप, असल मालिक से मीटिंग, ये आपने तसल्ली करनी है। उसके बाद आपने ख़रीदने से पहले मौका पे जाना है और मौका मुलाहज़ा ज़रूर करना है। प्लाट हो, घर हो, उसका मौका देखना है। आसपास के पड़ोसियों से गाहे बगाहे
एक दो चक्कर लगा के तसल्ली कर लेनी है। उसके बाद जो है आपने कब्ज़े की बाबत भी ज़रूर तसल्ली करनी है, तहकीक करनी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि प्लाट बिन देखे, घर बिन देखे, ज़बान पे, एतमाद पे ख़रीद लिया जाता है। जब लेने जाते हैं कब्ज़ा तो आगे पता चलता है कि कोई बंदा ना 40 साल से, 20 साल से, 10 साल से कब्ज़े पे है। और अमूमन लोग इतने समझदार हो गए हैं कि उन्होंने कब्ज़े की बाबत स्टे भी ले रखा होता है। और इसके अलावा फिर एक और चीज़ है कि एक प्लाट है 10 मरले का, उसमें बहन भाइयों का मुश्तरका है। अब 2 बहनें बेचना चाहती हैं, एक भाई नहीं बेचना चाहता, या एक बहन और भाई बेचना चाहते हैं और एक बहन नहीं बेचना चाहती, या एक फ़रीक बेचता है दूसरा नहीं बेचता। आपने उससे ख़रीदने का एग्रीमेंट कर लिया जो बेचना चाहता है, आपको दूसरे फ़रीक का पता तक नहीं है कि वो कौन है। फिर होता वही है, दूसरा फ़रीक जाके ना स्टे ले लेता है, फिर आप अदालतों के चक्कर में पहला फ़रीक आपसे पैसे ले लेता है। इन चीज़ों से बचने के लिए आपने तसल्ली करनी है हर हवाले से, कब्ज़े के हवाले से, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, फ़र्द है, रजिस्ट्री है, और उसके जो इनहेरिटेंस अगर प्रॉपर्टी है तो वो, अगर सोल प्रॉपर्टी है वो, अगर प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू करना है तो मालिक के साथ मुलाकात ज़रूरी है। क्योंकि आप 30-40 साल नौकरी करके अगर एक घर ख़रीदने जाएं और आप के बाल सफ़ेद हो गए हों, बुढ़ापा आ गया और फिर अगले 10 साल आप कोर्ट कचहरियों में भुगतते रहें तो ये गलत बात है। इस चीज़ को जो है ना आपने मद्देनज़र रखते हुए कोई भी चीज़ लेनी है। अब अगला सवाल ये होता है कि आज हर दूसरे किलोमीटर पे ना हाउसिंग सोसाइटीज़ है। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ भी चमकते दमकते सितारे हैं, मार्केटिंग उन्होंने ग्रुप्स को दी होती है, कोई एडवांस पे दे रहा है, कोई बग़ैर एडवांस दे रहा है, कोई इंस्टॉलमेंट दे रहा है, कोई पहले बुकिंग के साथ कब्ज़ा दे रहा है। आपने जब हाउसिंग सोसाइटी में किसी से प्लाट लेना है तो उसकी बाबत हर हाउसिंग सोसाइटी का रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। आपने वहाँ जाके उस प्लाट के एवज़ तसल्ली करनी है, आया मालिक कौन है, आया कब्ज़ा है, आया प्लाट अलाट हुआ है, नंबर लगे हैं, उस प्लाट के स्टेटस क्या है, क्या उस प्लाट के अगेंस्ट कोई कानूनी केस तो नहीं चल रहा, या उस प्लाट के अगेंस्ट उस पहले वाले मालिक ने कोई लोन तो नहीं बैंक से लिया हुआ, कहीं गारंटी में तो नहीं रखाया हुआ, या उस प्लाट के अगेंस्ट कोई डेवलपमेंट चार्जेस, कोई बकाया जात, कोई सोसाइटी के बकाया जात तो नहीं है। ये सारी तसल्ली करनी है। उसके बाद जाके आपने प्लाट लेना है और कोशिश ये करनी है कि टोकन मनी या बयाने पे कोई एग्रीमेंट नहीं करना, और पहले तसल्ली करनी है फिर पेमेंट करनी है। और मिडल मैन को उसका कमीशन ज़रूर दें, लेकिन ओरिजिनल ओनर के साथ मुलाकात ज़रूर करें। अब आ जाता है कि डायरेक्ट आप सोसाइटी से जाके प्लाट परचेज़ करते हैं। अब सोसाइटी का जो पैटर्न है वो ये है कि जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाती है तो उसकी जो टोटल रकबा होता है वो मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है, CDA होगी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में RDA हो गई, लाहौर में LDA हो गई, कराची में KDA हो गई, उनके पास वो सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड है। सबसे पहले आपने ये चेक करना है। NOC है, जितना नक्शे में उन्होंने अपने प्लाट्स दिखे हैं उसका 25% उस अथॉरिटी के पास उनका है, शो हो रहा है। ये जब चीज़ें तसल्ली कर लेनी है उसके बाद आपने अगला जो तसल्ली करनी है वो भी उसी अथॉरिटी से करनी है कि आया इस सोसाइटी में पार्क है, पब्लिक पार्क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, उसके बाद मसाजिद हैं, उसके बाद बिजली, गैस, पानी की सहूलियात हैं, रोड है, और ये तमाम तर बेसिक बुनियादी
सहूलियात हैं, डिस्पेंसरी हो गई, कब्रिस्तान हो गया। अब इस्लामाबाद में कई ऐसी सोसाइटीज़ थी जो नक्शे पे तो कब्रिस्तान उन्होंने शो कराया था, लेकिन वो जहाँ रजिस्टर्ड होती हैं अथॉरिटी में वहाँ उन्होंने नहीं शो कराया था। वो पूरी की पूरी सोसाइटी जो है ना डेवलप हो गई और कब्रिस्तान नहीं था। फिर वहाँ के शहरियों ने जाके कोर्ट में केस किया तो तब जाके वो कब्रिस्तान और पार्क जो है ना एलोकेट हुआ। ये तमाम तर चीज़ें आपने देखनी है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ये समझें कि वो सोसाइटी फ़ेक है। और फेक सोसाइटी का ये होता है कि उन्होंने जब अपने पैसों का टारगेट पूरा करना है, प्लाट दें ना दें, वो बिस्तरा गोल करके निकल जाते हैं और आप फिर फंसे हुए होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपने ख़रीदने से पहले देखनी है। अब एक और इशू है जो इस्लामाबाद में भी आ रहा है सामने और लाहौर में भी आ रहा है। हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं लेकिन वो देही इलाके होते हैं, और ऐसे देही इलाके होते हैं जहाँ पे मलकियत दर मलकियत बिक चुके होते हैं और वो कोई कब्ज़े में होते हैं, कोई कोर्ट स्टे में होता है, और हाउसिंग सोसाइटी वक्ती तौर पे उसकी फ़ाइलें बना के ना फार्म और फाइल के साथ लोगों को प्लाट बेचती जा रही होती है। एट द एंड पता ये चलता है कि उस गांव के सारे जो गांव वाले होते हैं उन्होंने एक ही केस कर दिया होता है, दीवानी केस, सिविल केस। तो वो बाद में हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट गायब हो जाती है और वो गांव वाले मलकियत में होते हैं, कब्ज़े में होते हैं। आपने 5 साल 3 साल किस्तें दी होती हैं, यकमुश्त ख़रीद किया होता है और आप धरे के धरे रह जाते हैं। कराची में भी ऐसे हुआ, मेरे पास भी 1-2 ऐसे केसेस है। मैं अब उन कंपनीज़ के नाम नहीं लेता, मुतनाज़ा बात हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने ख़रीदने से पहले मद्देनज़र रखना है। अब सवाल ये होता है कि जब आप बेचना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। जब आप बेचना चाहते हैं तब भी आप ये एहतियात करें कि जो ख़रीदार है उससे डायरेक्ट डील करें, मिडल मैन से कभी डील ना करें। टोकन मनी के थ्रू प्रॉपर्टी डीलर प्लाट आपका एग्रीमेंट कर लेता है, फिर 2-2 3-3 महीने उसको बेच नहीं सकता, उसको आगे ख़रीदार नहीं मिलता, फिर वो जाके सिविल कोर्ट में आपके उसी एग्रीमेंट की बाबत आपके ख़िलाफ़ स्टे लेता है, फिर आप धक्के खाते हैं। इन चीज़ों से आपने बचना है, ख़रीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। और आपने हर तरीके से तसल्ली करनी है। सोसाइटी है तो उसका सबसे पहले नक्शा लें। अगर आपने बुकिंग करनी है तो उसके बारे में उसकी NOC का तसल्ली से मुलाहिज़ा करें। तमाम तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपने देखने हैं कि वो मंजूर शुदा हैं, और उस सोसाइटी में जो बेसिक 4-6 चीज़ें हैं ना वो ज़रूर मद्देनज़र रखनी है। वहाँ बिजली, पानी, गैस, मस्जिद, हस्पताल, स्कूल, कब्रिस्तान, पार्क और रोड, ये बुनियादी पॉइंट्स हैं जो हर हाउसिंग सोसाइटी के स्टार्ट होने से पहले जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी शराइत होती है। और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है वो कम से कम पूरी सोसाइटी की जो 25% प्लाट होते हैं वो अपने कब्ज़े में रखते हैं। जैसे जैसे तरक्याती काम कंप्लीट होते जाते हैं वो प्लाट रिलीज़ होते जाते हैं। तो जहाँ भी, जिस शहर में भी, जिस सोसाइटी में आप प्लाट लें, उससे पहले आप वहाँ के मुतल्लिका डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या रजिस्ट्रार ऑफिस हो या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस है या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ से आपने तसल्ली ज़रूर करनी है। अब ये जो तरीक़ाकार है, इससे आप ब्लैक मेलर गिरोह, फ्रॉडिया गिरोह, 2 नंबर डीलर और कब्ज़ा माफिया, इन सब से आप बच जाएंगे और आपकी जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है वो भी आपकी सेफ़ एंड साउंड होगी, सिक्योर होगी। बच्चों के लिए आप करना चाह रहे हों और फिर आप कोर्ट कचहरी के धक्कों में आ जाएं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये बुनियादी जो पॉइंट्स हैं जो आज आपके गोश गुजार किए हैं, ज़ेर नज़र किए हैं, इनको आपने
सामने रखना है, ख़ुद भी फॉलो करना है, अपने चाहने वाले अपने दोस्तों को भी बताना है। अब इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी जगह हैं जिनको सेक्टर का नाम भी दे दिया गया है, लेकिन अभी तक भी वो CDA के नक्शे में जो है ना गाँव आ रहा है। तो इसी तरह लाहौर में ख़ास तौर पर फ़िरोज़पुर रोड पे भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड भी नहीं है, नक्शे में भी गाँव आ रहा है, और उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी के बड़े बड़े मेन गेट और पौधे और लाइटें और इस तरह करके ना लोगों को लूट रहा है। इन चीज़ों से आप सब ने बचना है और अपने आप को बचाना है, अपने पैसों को बचाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है। तो मैं बहुत ज़रूरी समझ रहा था और इस चीज़ की एहतियात हम सब ने मिल के करनी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये पैगाम पसंद आया होगा। शुक्रिया।